नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। रिसेंटली इंडिया और ईयू के बीच में एक समिट का आयोजन हुआ है जो कि वर्चुअल समिट मानी जाती है और ये 15वीं समिट है भारत और ईयू के बीच में। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे और इस समिट से भारत को क्या हासिल हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे इस समिट के माध्यम से रिवाइव हो सकती है और उसके पॉजिटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में फैल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए करंट अफेयर सेक्शन से एक अच्छा टॉपिक है, जिसको आप तैयार करके करंट अफेयर सेक्शन से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ईयू में शामिल हैं। तो अगर आप ईयू की बात करो तो ईयू बेसिकली 27 देशों का एक संगठन है और एक ट्रेड करता है आपस में मिलकर एक एज ए होल कंट्री, मतलब 27 देश मिलकर आपस में एक कंट्री के रूप में ट्रेड करते हैं। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। और ईयू के एक अलग पार्लियामेंट होती है, उसके अलग मेंबर होते हैं और अलग सांसद होते हैं। तो उसी में से जो वहाँ की इस टाइम पे उर्जुला करके चेयरमैन है ईयू की, वहाँ पे उनकी चेयरमैन और उनके जो कमीशन के चेयरमैन हैं, उन दोनों ने साथ में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ एक वर्चुअल मीट किया, जिससे बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई। तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ सामने निकल के आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईयू की चेयरमैन है उर्जुला वॉन डर लीन, इनका ट्वीट है कि इंडिया इज ए नेचुरल पार्टनर फॉर द ईयू इन पुशिंग फॉरवर्ड फॉर और डिजिटल ट्रांसमिशन। मतलब कि भारत जो है वो प्राकृतिक एलाई है, मतलब नेचुरल पार्टनर है इनका, कि दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है या फिर दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो एक स्वाभाविक है, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, पहले से ही होता रहा है। और अगर आप ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इस टाइम पे ईयू ही है, वो चाइना और यूएस नहीं है। तो भारत का जो ट्रेड वॉल्यूम है ईयू के साथ वो बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर इनसे बातचीत हुई और आगे के ऑपरेशन को लेकर बात करी। अगली बात में हम देखेंगे कि ट्रेड वॉल्यूम भारत और ईयू का कितना है। तो अगर आप ट्रेड वॉल्यूम की बात करो तो इस टाइम पे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है भारत का वो ईयू है। और हमको सरप्लस और इसमें या फिर डेफिसिट की बात बहुत ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 90 बिलियन के अप्रॉक्स ट्रेड करते हैं और उसमें जो हम लोग का ट्रेड बैलेंस है वो लगभग बराबर है, तो किसी को इसमें नुकसान नहीं होता है। तो काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है इंडिया और ईयू के बीच में इस टाइम पे ट्रेड को लेकर। और इसको और बढ़ाने पे विचार चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे इसके लिए बातचीत हुई है और रिसेंट प्लेटफॉर्म पे इसमें काफ़ी पुश किया गया है कि अपना जो ट्रेड है उसको धीरे धीरे एम्फेसाइज किया जाए। क्योंकि इस टाइम देखो तो आप चाइना को लेके बहुत सारे आशंकाएं हैं लोगों के मन में, देशों के मन में, या यूएस को लेके भी बहुत सारी इनकी राइवलरी चलती हैं। तो वो एक तरह से इंडिया को एज ए होल ट्रेडिंग पार्टनर देखते हैं। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इस टाइम पे बहुत बड़ी है और एक लार्ज स्केल पे लोगों पे अपनी जो मार्केट की इकोनॉमीज है उसकी रीच बढ़ाना चाहते हैं ईयू की कंट्रीज। उसको लेके मैंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं ट्रेड वॉल्यूम को लेके, और नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब अगर आप एफडीआई की बात करो तो भारत में इस टाइम सबसे ज़्यादा एफडीआई है वो ईयू से आता है। तो एक जो परसेंटेज का जो हाइक हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि भारत की जो पॉलिसीज है वो थोड़ी लिबरलाइज हुई हैं ईयू को लेके, और भारत में ईयू से जो इम्पोर्ट है वो धीरे धीरे एफडीआई के रूप में काफ़ी बढ़ा है। और जो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी बूम कर रहा है इस टाइम पे। ईयू में लोग हमारे यहाँ से जाके जॉब कर रहे हैं और रेमिटेंसेस लेके आ रहे हैं हमारे देश में। तो इस टाइप से आप देखो तो इंडिया और ईयू का जो ट्रेड है वो एक तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। साथ ही साथ आप देखो तो जियो पॉलिटिक्स या स्ट्रेटेजिक देखो तो इंडिया का हमेशा से ही इस टाइम पे साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या और बहुत जिनकी रेलेवेंस है ईयू में, या जो बहुत मेजर कंट्रीज हैं ईयू में, वो भारत का साथ दे रही हैं। अभी रिसेंटली चाइना इंडिया फेस ऑफ के टाइम पे भी फ्रांस ने या फिर यूके ने भारत का साथ दिया था। इस तरह से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि एक और ट्वीट है यहाँ पे ईयू इन इंडिया, मतलब कि यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पे इंडिया में इनका जो हेडक्वार्टर है उसकी ट्विटर हैंडल के द्वारा ये कहा गया कि भारत का जो 2022 में सपना है G20 का प्रेसिडेंसी का, उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें, क्योंकि ये भारत जो है वो ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और कुल मिला जुला के दुनिया में जो रेडिएशन या कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने का जो लीडिंग स्टेप है वो भारत कर रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 2022 में भारत को G20 में प्रेसिडेंसी मिले और इसमें हम एज ए होल यूरोपियन यूनियन इसमें साथ देंगे। और दुनिया की जो ग्रीन रिकवरी है, या फिर आप देखो तो दुनिया में जो भी आप ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, दुनिया में कार्बन एमिशन बढ़ा है, जिससे पोल्यूशन बहुत बढ़ा है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये लोग इंडिया का साथ देने के लिए तैयार हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ इन्वायरमेंटल कॉपरेशन को भी इंडिकेट करता है। और अगली ट्वीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन के एक यहाँ पे सांसद हैं
इन्होंने कहा कि यूरोटॉम जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है R&D कॉर्पोरेशन के साथ मिलके। तो उसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ को लेकर बढ़ावा दे। जैसे अब हमारे देश में क्या है, इनिशियली ये था कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे देश में बनाने के लिए हमें बहुत सेंसन्स का सामना करना पड़ा था। पर जब से इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील हुई है उसके बाद से इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को लेके बहुत पॉजिटिविटी आई है। हमारी जो बहुत सारे सर्विस सेक्टर हैं या बहुत सारे इंडस्ट्रीज है वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अगर आप यूरोप की बात करो तो वहाँ पे ये एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है, तो वो चाहते हैं कि अपनी जो असिस्टेंस है वो भारत को प्रोवाइड करे, जिससे भारत के भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में न्यूक्लियर एनर्जी का आसानी से यूज हो सके और जो हमारी डिपेंडेंसी है कोल पे या फिर आप देखो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स पे वो थोड़ी कम हो सके और भारत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉसिल फ्यूल को लेके वो थोड़ी कम हो सके। इस अग्रीमेंट के माध्यम से ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्टफुल अग्रीमेंट माना जाता है भारत और ईयू के बीच में। और अगली बात करें अगर हम, जो मेजर न्यूज़ थी वो ये थी कि ईयू इंडिया के बीच में एक तरह से एविएशन क्लस्टर फॉर्मेशन हुआ कि भारत और ईयू के बीच में जो एविएशन सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी जितना भी मतलब प्रयास हो सकता है वो किया जाएगा। और इस प्रयास के माध्यम से आप देख सकते हैं तो भारत का एविएशन सेक्टर जो है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो यूके या फिर आप देखो तो यूरोपियन कंट्रीज की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी मतलब इम्पैक्टफुल है। और उनकी जो एयरलाइंस हैं, जैसे आप देखो तो जर्मनी की एयरलाइंस हो गई या फिर आप यूके की एयरलाइंस की बात करो या फ्रांस की एयरलाइंस, तो ये बहुत एडवांस हैं। अगर वो अपनी असिस्टेंस इंडिया में प्रोवाइड करती हैं तो लोगों को कंज्यूमर बेस्ड और एक रीजनेबल प्राइसेस पे जो एविएशन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखो तो जो एक तरह से एविएशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं या ट्रैकिंग को लेके वो भी अच्छे हो सकते हैं, जिससे फर्दर जो इंस्टेंसेस हैं एक रिस्क जो होता है कि खतरा होता है भारत में कई जगहों पे आप देखो तो एक एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है कुछ प्रोटोकॉल्स को लेके, तो उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से देखो तो इंडिया ईयू समिट जो है ये भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है और ये भारत के लिए बेनिफिशियल रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।